डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर नंबर 15 जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक चीज़ों को डिस्कस किया था और उसका लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो था डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ अपने प्रीवियस चैप्टर का। उसमें हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स के हवाले से पढ़ा, फिर उसके बाद डिटेक्शन के टेस्ट पढ़े, जिसमें सबसे जो हमारे पास मेन टॉपिक था वो लेजाइन सोल्यूशन का था, जिसको हम सोडियम फ्यूजन टेस्ट भी कहते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16, अब हम अपने मेन जो हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके उस सर्कल में एंटर हो रहे हैं। तो अब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ों को देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये हमारे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, उसका पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन है। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी कुछ क्लासेस बनाई गई हैं, कुछ इनको डिवाइड किया गया है ताकि इनको समझना थोड़ा आसान हो सके। देखें, जब भी हम किसी चीज़ की डिवीजन कर देते हैं तो उसको समझना आसान हो जाता है। सबसे पहले तो आपको हाइड्रोकार्बन का पता होना चाहिए कि ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। देखिए, मैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाइड्रो यहाँ पर हाइड्रोजन के लिए है और कार्बन यानी कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। असल में ये होता है ना कि कार्बन का जो बेस्ट फ्रेंड है, कार्बन के साथ जो सबसे ज़्यादा हमें एलिमेंट नज़र आता है वो हाइड्रोजन है। इसीलिए जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब क्लासिफाई करते हैं तो हम सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं लिखते हैं, हम हाइड्रोकार्बन लिखते हैं। क्योंकि 90% जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, उनमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है। एनीवेज, हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को किस तरह से डिवाइड किया जाता है और किस बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो लेट्स सी टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखें, याद रखें, मेनली हाइड्रोकार्बन्स की दो टाइप्स हैं। एक होते हैं ओपन चेन। थोड़ा सा इसका आइडिया आप लोगों को पहले भी होगा आपकी प्रीवियस क्लासेस में। अब हम जाहिर है उस नॉलेज को थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करेंगे, एक्सपैंड करेंगे। तो एक होते हैं ओपन चेन। ओपन चेन को हम लोग ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए का जो लफ्ज है ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इस्तेमाल करते हैं ना होना, मतलब ए साइक्लिक, जो साइक्लिक ना हो। साइकिल जो है वो साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर खास तौर पे एक क्लोज चीज को कहा जाता है। जब कोई चीज क्लोज, कोई सर्कल बना रही होती है, कोई बॉक्स बना रही होती है, तो उसको साइकिल कहते हैं। तो ए साइक्लिक जो क्लोज ना हो। और दूसरी जो इसकी टाइप है वो है साइक्लिक। ठीक है जी, या इनको कहा जाता है क्लोज चेन। Open chain hydrocarbons are those hydrocarbons in which first and last carbons are not attached together to form a cycle or a ring. And closed chain hydrocarbons are those hydrocarbons in which first and last carbon are attached with each other to form a ring or a cycle. तो अभी मैं इसकी जब एग्जांपल दूंगा या इसकी क्लासेस बताऊंगा तो फिर मैं इसको मजीद एक्सप्लेन करूंगा कि साइकिल और उसमें साइकिल, ए साइक्लिक में मजीद क्या फर्क होता है। ओपन चेन के बाद जब इसकी हम फर्दर क्लासेस देखते हैं तो इसके अंदर हमें दो मजीद क्लासेस नजर आती हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड और एक को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। सैचुरेट का लफ्जी मतलब होता है भरा हुआ, फील्ड, जिसमें कोई स्पेस ना हो, कोई जगह ना हो। ठीक है, और इसके अंदर जो क्लास आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, उसको हम कहते हैं अल्केन। अल्केन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आमतौर पे पहली क्लास है। यानी जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ाया जाता है तो सबसे पहले अल्केन्स के बारे में बताया जाता है।
तो अल्केन्स की ये निशानी होती है कि इनमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, दे हैव कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एंड ड्यू टू दिस सिंगल बॉन्ड दे हैव नो वैकेंसी फॉर न्यू एटम। इनके पास नए एटम की कोई जगह नहीं होती, जब तक पुराना एटम नहीं निकलेगा नया एटम नहीं आएगा। तो जब पुराना एटम नहीं निकलेगा नया एटम नहीं आएगा तो इनके पास कोई जगह नहीं है, इसलिए इनको सैचुरेट कहा जाता है। सैचुरेट का लफ्ज़ी मतलब आपको पता था ना, जैसे हम किसी बर्तन में कोई चीज़ डाल रहे हैं, जब वो भर जाता है तो हम कहते हैं यार ये सैचुरेट हो गया, अब इसके अंदर मजीद जगह नहीं है। अनसैचुरेटेड, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसका मतलब ये होगा कि इनके पास नए एटम्स की जगह होगी। और इसके अंदर दो क्लासेस आ जाती हैं, एक को हम कहते हैं अल्कीन्स और एक को हम कहते हैं अल्काइंस। अल्कीन्स के अंदर होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और अल्काइंस में होता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। फर्दर जब इनके रिएक्शंस आएंगे तो आप लोगों के लिए ये समझना मजीद आसान हो जाएगा जब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा कि डबल बॉन्ड होने की वजह से इनके अंदर नए एटम्स अटैच हो सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने अपने प्रीवियस ग्रेड्स में अल्कीन के रिएक्शन देखे होंगे, हाइड्रोजिनेशन, ब्रोमिनेशन, तो आपने देखा होगा कि एक हाइड्रोजन एक कार्बन ले लेता है, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कार्बन ले लेता है और डबल बॉन्ड जो होता है वो खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो आपने एटम्स है वो उसमें ऐड किए, पुराने किसी एटम को निकलने की जरूरत नहीं पड़ी, पुराने एटम्स भी उसी तरह से थे और नए एटम उसमें जाकर ऐड हो गए। तो इसलिए इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड, दे हैव वैकेंसी फॉर न्यू एटम्स, दे हैव स्पेस फॉर न्यू एटम्स। और उसके बाद चलते हैं हम लोग साइक्लिक की तरफ, यानी क्लोज चेन। इसकी हमारी बुक में दो टाइप्स लिखी हुई हैं लेकिन इसकी तीन होती हैं। एक होते हैं हमारे पास एलिसाइक्लिक, एक होते हैं हमारे पास एरोमेटिक और एक होते हैं हेट्रोसाइक्लिक। अब आपको बारी बारी मैं ये तीनों एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको इसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, डेफिनेशन आनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो ये जो एलिसाइक्लिक है ना, ये निकलते हैं ये इन्हीं से, ओपन चेन से। ये जो ओपन चेन है ना, इनको हम एलिफैटिक भी कहते हैं, एलिफैटिक। यानी आप इनमें से ये जो अल्केन्स अल्कीन्स अल्काइंस, ये जितने भी हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनको अगर क्लोज कर दें तो ये बन जाते हैं एलिसाइक्लिक। एली का जो लफ्ज है वो यहां से लिया गया इनके पहले हिस्से में, और साइक्लिक यहां से। यानी अगर आप किसी अल्केन को या किसी अल्कीन को या अल्काइन को क्लोज कर देते हैं तो ये बन जाता है एलिसाइक्लिक। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूं आपके पास है ब्यूटेन, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ब्यूटेन क्या होती है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस वक्त ये क्या है, ये है एलिफैटिक या ओपन चेन या एसाइक्लिक। इसके अंदर पहली और आखिरी कार्बन एक दूसरे से अटैच नहीं है। लेकिन अगर मैं पहली और आखिरी कार्बन को एक दूसरे से अटैच करवा देता हूं, मैंने ये चेन सीधी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मैंने पहली और आखिरी कार्बन को अटैच करवाना था, तो मैंने ये CH2 के बाद आगे CH2 नहीं लिखा, नीचे लिख दिया और इस CH3 को इसके करीब बना दिया। जब मैं इन दोनों कार्बन को अटैच करवाऊंगा तो मुझे एक एक हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा क्योंकि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं। अब आप देखें तो ब्यूटेन है तो ये 4 कार्बन ना, 1 2 3 4 है, इसमें 4 कार्बन ही है। लेकिन अब ये ओपन चेन नहीं है, अब ये क्लोज हो गया, यानी इसके अंदर आपको एक साइकिल नजर आ रहा है ना, क्लोज। तो इस वजह से इसको हम साइक्लोब्यूटेन या एलिसाइक्लिक किस क्लास में आ जाएगा। इफ यू क्लोज द चेन ऑफ एलिफैटिक कंपाउंड देन इट बिकम्स एलिसाइक्लिक। आप पेंटेन की बात कर लें, पेंटेन में, नॉर्मल पेंटेन में जो है वो पहली और आखिरी कार्बन अटैच नहीं होगी, लेकिन अगर आप उनको आपस में जोड़ देंगे तो वो बन जाएगा एलिसाइक्लिक, जिस तरह यूं बना हुआ होता है, इस तरह से। इसी तरह आपने वो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें 6 कार्बन होते हैं, इस तरह से।
अगर आप इनमें किसी जगह पे डबल बॉन्ड भी लगा देते हैं तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस तरह मैं साइक्लोपेंटीन की बात करता हूँ, मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड लगाने से क्या हुआ कि वो एक अल्कीन थी जिसको हमने क्लोज कर दिया। तो अगर आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तब भी वो एलिसाइक्लिक ही रहेगा। तो एलिसाइक्लिक क्या है, इन्हीं कंपाउंड्स को अगर आप क्लोज कर दें, यानी प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ये जितने आपने पढ़े थे, इनके अगर पहले और आखिरी कार्बन को जोड़ दिया जाए तो वो एलिसाइक्लिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपाउंड की तरफ जो है एरोमेटिक। अब इसके बारे में आमतौर पे तो ये कहा जाता है ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बेंजीन रिंग होता है उनको एरोमेटिक कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं होता कि बेंजीन रिंग वाले ही एरोमेटिक हों। बेंजीन रिंग के अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। तो एरोमेटिक के लिए हमारे पास एक क्राइटेरिया होता है, एक रूल होता है जिसको हम कहते हैं हक्कल रूल। जो भी मॉलिक्यूल हक्कल रूल के क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा। ठीक है, अब वो क्राइटेरिया क्या है मैं सिंपल सी वर्डिंग में बता देता हूं। नंबर 1, मॉलिक्यूल शुड बी क्लोज। जैसा कि हम ऊपर बता चुके हैं कि हम तो पढ़ ही क्लोज चेन को रहे हैं, तो इसलिए ये तो कंडीशन लाजमी होगी कि अगर कोई मॉलिक्यूल क्लोज है तो वो एरोमेटिक हो सकता है, अगर कोई ओपन है तो वो तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता ना। पहली कंडीशन तो ये है कि उसको क्लोज होना चाहिए। नंबर 2, इट शुड हैव कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब ये कॉन्जुगेशन के बारे में मजीद इंशाल्लाह हम लोग आगे भी डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आप लोगों को वैसे ही बता देता हूँ। The double bond at alternate position or triple bond at alternate position, they are called conjugation। यानी जिस तरह मैं कहता हूं कि आपके पास ये एक चेन है, यहां पे एक डबल बॉन्ड है, तो अल्टरनेट पोजीशन क्या है कि एक बॉन्ड छोड़ के, ये डबल बॉन्ड था, ये सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए, तो इसको कहेंगे कॉन्जुगेशन। डबल बॉन्ड या अनसैचुरेशन एट अल्टरनेट पोजीशन, इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेशन। और कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब है कि जितना मॉलिक्यूल है वो सारे के अंदर ये ट्रेंड फॉलो होना चाहिए कि एक डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, फिर डबल बॉन्ड होना चाहिए, फिर सिंगल बॉन्ड, इस तरह से एक ट्रेंड चलना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आप बेंजीन में देखते हैं, बेंजीन इसीलिए एरोमेटिक होता है ना कि वो इस सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। तीसरी चीज इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी है, नंबर ऑफ delocalized electrons should be 2, 6, 10, 14, 18, 4 इसमें ऐड करते जाएं एंड सो ऑन। अब मैं आपको बताता हूं कि बेंजीन जो है ये एरोमेटिक क्यों होता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा मैं रेज कर देता हूं। वाई बेंजीन इज एरोमेटिक, बेंजीन की वजह से कोई मॉलिक्यूल एरोमेटिक नहीं होता, बेंजीन खुद एरोमेटिक है। एरोमेटिक एक क्राइटेरिया है, जो मॉलिक्यूल उस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो एरोमेटिक होगा। बेंजीन का अगर हम देखें तो ये साइक्लिक है, क्लोज है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। जब कॉन्जुगेशन होती है तो ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ना ये मूव कर सकते हैं, यानी ये वाला जो बॉन्ड है ना ये इधर आ सकता है, जब ये इधर आएगा तो ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट कर जाएगा और ये वाला बॉन्ड फिर आगे शिफ्ट कर जाएगा। इससे जो है वो इसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनता है। ये हर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में ऐसा होता है, सिर्फ बेंजीन में नहीं है। हर वो मॉलिक्यूल जो जिसमें कॉन्जुगेशन होगी, जिसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होंगे, तो वो बॉन्ड इस तरह से मूव करते रहते हैं। जब ये बॉन्ड इस तरह से मूव करेंगे तो ये बॉन्ड्स अपनी जगह चेंज करके इस तरह से हो जाएंगे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, ये जो बॉन्ड होता है, कोई भी बॉन्ड हो उसके अंदर कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये जो डबल बॉन्ड होता है इसके अंदर ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, ये जो यहाँ पे है, और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। जब ये मूव करता है, यानी जब ये इधर आता है, तो इसका मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं और 2 ये, टोटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। डीलोकलाइज का मतलब होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन, जिनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होती, जो मूव करते रहते हैं। तो टोटल जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो 6 हैं।
यानी आपने एक डबल बॉन्ड को, एक पाई बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन कंसीडर करना है। तो बेंजीन के अंदर 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से उसके अंदर टोटल जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं वो 6 होते हैं। तो ये तीनों जो क्राइटेरिया है इसको फुलफिल करता है आपका ये बेंजीन, इसी वजह से ये एरोमेटिक होता है। अब बेंजीन के अलावा भी अगर आप मॉलिक्यूल देखें ना तो वो एरोमेटिक होते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये एक मॉलिक्यूल है, इसमें तो 3 कार्बन है और एक पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज भी इस डबल बॉन्ड को मूव करवाने का बाइस बनता है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये देखें, ये 2 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो ये बॉन्ड इस तरह से हम बना लेंगे, ये इस तरह। अब इसमें हुआ क्या है कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था ना, ये वाला, ये तो इसी जगह पर ही रहा, लेकिन ये वाला इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी ना इस कॉर्नर पे, तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा। ये इसी तरह से मूव करता रहेगा। फिर ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, ये इधर आएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो फिर क्या होगा, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह से ये मूव करता रहेगा। अब ये भी एरोमेटिक है कि इसमें बेंजीन नहीं है, लेकिन बेंजीन ना होने के बावजूद ये क्या है, साइक्लिक है, नंबर 1। नंबर 2 कॉन्जुगेशन है कि इसमें ये मूव कर सकता है डबल बॉन्ड। और नंबर 3 इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो कितने हैं जी, 2 हैं। तो इस वजह से ये भी आपके पास एरोमेटिक होता है। इस तरह से आगे चलकर इंशाल्लाह मजीद हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की मजीद जो तादाद है या कहीं पर कोई कंपाउंड आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये एरोमेटिक क्यों है। तीसरी और आखिरी हमारे पास क्लोज चेन की जो टाइप है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रो का लफ्ज होता है किसी एटम के लिए जो अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो इसकी सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है, द साइक्लिक कंपाउंड्स, होते तो ये भी साइक्लिक है, हैविंग एलिमेंट्स अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन। अगर किसी साइक्लिक मॉलिक्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट आ जाता है तो वो हेट्रोसाइक्लिक होगा। अब हेट्रोसाइक्लिक भी एरोमेटिक हो सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन इसकी शर्त ये होगी कि इसके अंदर एक तो साइकिल होना चाहिए और कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई तीसरा एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, नाइट्रोजन, कोई भी ऐसा एलिमेंट जो 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना सकता हो वो इनके साथ अटैच हो सकता है। आपने बड़ी मशहूर एग्जांपल सुनी होगी पायरिडीन। ये बिल्कुल बेंजीन की तरह हमें नजर आता है, लेकिन इसमें जो एक कार्बन होती है उसको रिप्लेस करता है नाइट्रोजन, और इसमें अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। अब अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होने की वजह से ये वाले डबल बॉन्ड भी मूव करते रहते हैं। अब जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर टोटल मूव कर रहे हैं वो कितने हैं जी, 6। अब ये भी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक भी है और ये हेट्रोसाइक्लिक भी है, ठीक है। तो एरोमेटिक और हेट्रोसाइक्लिक दोनों हैं ये, लेकिन इसके अंदर जब हम इसको क्लासिफाई करेंगे तो हम इसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे, क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया है वो अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ना, तो इसलिए इसको हेट्रोसाइक्लिक। अब हेट्रोसाइक्लिक जरूरी नहीं होता कि हर हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक हो, बहुत सारे हेट्रोसाइक्लिक होते हैं जो एरोमेटिक नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही चीज इस तरह से बना देता हूँ कि मैंने डबल बॉन्ड नहीं लगाया, सिर्फ नाइट्रोजन लगा दी, 6 मेंबर रिंग है, तो अब ये हेट्रोसाइक्लिक तो है लेकिन ये एरोमेटिक नहीं है, ठीक है जी। तो आपको इसमें से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, आपको इसमें से पूछा जाता है कि कोई मॉलिक्यूल दिया जाता है, ये बड़ा कॉमन सा एमसीक्यूज है कि कोई मॉलिक्यूल देके पूछ लिया जाता है कि जी किस कैटेगरी में ये फॉल करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको प्रैक्टिस के लिए यहीं पर ही एक दो एग्जांपल करवाता हूँ जिससे आपको ये मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये है जी साइक्लो पेंटाडाइईन। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये किस क्लास में फॉल करेगा या इसकी कौन सी ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लास है, सबसे पहले तो देखें ये ओपन चेन और क्लोज चेन में से किस में आता है। तो चूंकि ये क्लोज है तो इसलिए क्लोज चेन की कैटेगरी में आएगा, ठीक है, साइक्लिक है। अब उसके बाद आपने देखना है कि जी ये एरोमेटिक, हेट्रोसाइक्लिक या एलिसाइक्लिक इनमें से किस में फॉल करेगा।
हेट्रोसाइक्लिक तो ये हो नहीं सकता क्योंकि आपको यहाँ पर कोई कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और एलिमेंट नजर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब है हेट्रोसाइक्लिक तो ये है नहीं। हेट्रोसाइक्लिक नहीं है तो फिर दो क्लासेस बच जाती हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एरोमेटिक कब होगा? जब इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मूव कर रहे हैं, जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं, उनकी तादाद 2 4 6 2 6 10 14 18 इस तरह से होगी। तो पहले तो देखें इसमें दो डबल बॉन्ड है। अगर दो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये मूव करेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, तो 4 का फिगर तो यहाँ पर नहीं है, इसलिए एरोमेटिक कैटेगरी से आप इसको यहां से भी निकाल सकते हैं। उसके अलावा आप इसको यहां से भी निकाल सकते हैं कि इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ये डबल बॉन्ड है, फिर ये सिंगल बॉन्ड है, फिर दोबारा यहाँ पर क्या है जी, सिंगल बॉन्ड है। जब दोबारा यहाँ पर सिंगल बॉन्ड आ गया तो इसका मतलब है यहाँ पर कोई कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है। तो ये डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा तो आगे इसकी अल्टरनेट पोजीशन पर डबल बॉन्ड नहीं पड़ा हुआ। तो इसके अंदर दो रीजन आपको नजर आती हैं कि एक तो इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और दूसरा अगर इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन होती भी तो भी हमारे पास क्या होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं वो 4 है। तो 4 की वजह से यहाँ पर हमारे पास क्राइटेरिया पूरा ना होता तो ये एरोमेटिक ना होता। तो अब ये क्या है जी, ये एलिसाइक्लिक है। इसी तरह मैं एक और मिसाल देता हूँ, यही चीज अगर मैं इस तरह से बना देता हूँ, अब अगर हम इसको देखें तो एक तो ये क्लोज चेन है, ठीक है, दूसरा इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा एक तीसरा एलिमेंट सल्फर ये भी प्रेजेंट है। तो क्लोज चेन अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन सल्फर इज प्रेजेंट, तो फिर डेफिनेटली ये किस क्लास में फॉल करेगा, इट विल फॉल इन हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक के बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं कि क्या ये एरोमेटिक है या नहीं है, तो देखें हमारी बुक में कुछ टिपिकल एग्जांपल दी गई हैं जिनके हवाले से आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा तो मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि आप इतना ज़्यादा अभी नॉलेज भी नहीं रखते, लेकिन जो मॉलिक्यूल हमारी बुक में बने हुए हैं उनका नॉलेज आपको ज़रूर होना चाहिए कि वो इस तरह से कैसे क्लासीफाई किए जाते हैं। यानी अब इसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं, ये थायोफीन है, इसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं। एरोमेटिक इसलिए कहते हैं, सल्फर आपको पता है ना कि छठे ग्रुप से है, इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 में से 2 उसने शेयर किए हैं तो बाकी 4 बच जाते हैं। एक जो लोन पेयर होता है ना इसका, इसको ये डीलोकलाइजेशन में इस्तेमाल कर सकता है। तो ये वाला एक लोन पेयर जब इधर आता है तो ये आगे मूव कर जाएगा, और ये वाला जो डबल बॉन्ड है ये आगे, तो इसमें भी कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाती है। कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होने की वजह से और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड वाले हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड वाले हैं, 4, और 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के अपने हैं, तो टोटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो 6 हैं, इसलिए ये एरोमेटिक भी है। ठीक है, तो इसी तरह के और भी आपको बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनके बारे में पूछा जाता है, तो फिर आप वहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि ये एरोमेटिक है या अगर एरोमेटिक है तो किस तरह से है। जो भी मॉलिक्यूल इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा तो वो एरोमेटिक होगा। ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं चार्जेस में, तो चार्जेस वाली एग्जाम्पल मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ना आपके कोर्स में है, तो समझाने के लिए मैं एक करवा देता हूँ। जिस तरह से मैंने साइक्लोपेंटाडाइन की बताई है ना एग्जाम्पल, तो मैं इसी साइक्लोपेंटाडाइन को एरोमेटिक बना देता हूँ। कैसे बना देता हूँ जी, अब ये वाली जो कार्बन थी इस पे मैं नेगेटिव चार्ज लगा देता हूँ। याद रखें नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन उस एटम का अपना होता है और एक इलेक्ट्रॉन उसने हायर किया हुआ होता है, तो टोटल ये भी 2 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। अब इसमें देखें तो कंप्लीट डीलोकलाइजेशन हो जाती है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये, टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मूव कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मूव करने की वजह से और क्लोज होने की वजह से ये अब क्या बन जाता है, एरोमेटिक बन जाता है। तो एनीवेज इसके बारे में मजीद डिटेल इंशाल्लाह आगे फर्दर चलती रहेगी। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो इस तरह से हमारी बुक में फ्लो शीट डायग्राम या चार्ट बना हुआ है इसको आप लोगों ने देखना है। इसके अंदर जो डेफिनेशंस आती हैं वो आपको आनी चाहिए, यानी ओपन चेन क्या होते हैं, क्लोज चेन क्या होते हैं, फिर ओपन चेन के आगे फर्दर, फिर क्लोज चेन के आगे फर्दर भी उनकी सब कैटेगरीज हैं,
और उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये 3 है। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, मिक्सअप कर देते हैं चीज़ों को। तो इसकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें, जो बुक में दी हुई एग्जाम्पल्स उनको देखें। अगर कोई एग्जाम्पल समझ ना आए तो आप डेफिनेटली उसके लिए आपके पास नंबर है, आप पूछ सकते हैं। तो आज मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, मैंने सिर्फ क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ाई है। इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक होगा नेक्स्ट वो होगा क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर एंड आवर मेन टॉपिक अल्केन्स। फिर हम बकायदा वो जो हमारा ओपन चेन की पहली क्लास थी अल्केन, उसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।